शिंदे ने या कहें कि आज जो नई सरकार बनी है उसने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया, फ्लोर टेस्ट में कामयाबी हासिल कर ली और साथ में स्पीकर ने शिंदे को और उनके गुट को शिवसेना बता दिया कि हाँ ये हैं, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और ये सदन में अब उनके नेता होंगे। तो सदन में तो ये बात हो गई, लेकिन क्या सदन में ये साबित हो जाने भर से जो शिवसेना है वो शिंदे की हो जाएगी? क्या शिवसेना अब भी उद्धव की है? और आखिर में किसकी है शिवसेना, ये कौन तय करेगा और कहां जाके तय होगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। और आज इसी सवाल पर होगी जोरदार चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर चल रहा संकट फिलहाल खत्म हो गया है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा के अंदर अग्नि परीक्षा भी पास कर ली है। शक्ति परीक्षण के दौरान शिंदे सरकार के पक्ष में 164, जबकि शिंदे सरकार के विरोध में 99 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान 21 विधायक गैर हाजिर रहे, जबकि 3 विधायकों ने सदन में मौजूद होते हुए भी वोट नहीं दिया। वोटिंग में उद्धव खेमे के विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया। वोटिंग के दौरान कुछ हंगामा भी हुआ। जब विधायक प्रताप सरनाइक ने शिंदे सरकार के सपोर्ट में वोट किया, तब उद्धव खेमे के विधायकों ने ईडी के नारे लगाए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष को इसका जवाब भी दे दिया। मगाशी आता काही लोक इकडच्या लोकांवर ईडी ओरडत होते, हे खरंच आहे। ही मंडळी ईडीमुळेच आली आहे, फक्त ती ईडी म्हणजे एकनाथ आणि देवेंद्र आहे। एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के अंदर तो विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन अब असली लड़ाई शिवसेना पर काबिज होने की है। 40 विधायकों के साथ शिंदे शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ओरिजिनल पार्टी को है शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी 40, मेरे ख्याल से आज 40 हो गया हमारे पास, 40 अभी आगे और बढ़ते जाएंगे वो बाद में, लेकिन अभी तो हम लोग बराबर मेजोरिटी में है। तो व्हीप जो है वो भरत गोगावले है और गठ नेता है मैं हूँ। तो इसलिए अभी जिन्होंने जो किया है मतलब व्हीप का उल्लंघन, उसके ऊपर तो नियम के अनुसार कार्रवाई तो होगी ना। शिवसेना भी हार मानने को तैयार नहीं है। नए चीफ विप की नियुक्ति के खिलाफ उद्धव खेमे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इसमें स्पीकर के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को करेगा। आदित्य ठाकरे का कहना है कि शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। जो भाग के गए हैं उनको तो शिवसेना खत्म करनी है और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। उन्होंने सिर्फ जो भी उधर भाग के जा रहे हैं या भगाया जा रहा है, ये सब ठीक है। अभी तो वो बबल में रह रहे हैं, कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में, कभी गोवा में। अभी वापस कहाँ लेके जाएंगे पता नहीं, लेकिन जब भी वो अपने मतदाताओं से मिलेंगे, उनके मन में क्या है वो हम देख रहे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया कि शिंदे सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। पवार के मुताबिक शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होने के बाद उनका असंतोष सामने आएगा, जिसके बाद सरकार गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा। जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं, कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी और यहाँ वापस भगवा लहराएगी। विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सरकार तो शिंदे की है, लेकिन शिवसेना किसकी है? जिस तरह स्पीकर ने विधानसभा में शिंदे गुट को मान्यता दी है, उसके बाद क्या शिवसेना पर शिंदे गुट का दावा मजबूत होता है? क्या अब इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगा? और क्या उद्धव ठाकरे फिर से नई शिवसेना को खड़ा कर पाएंगे? तो ढेर सारे सवाल हैं, उठेंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही कि शिवसेना किसकी है। तो शुरुआत चलिए इसी सवाल के साथ और शिवसेना से ही पूछते हैं, शिवसेना किसकी है? राजीव पांडे जी, तो एकनाथ शिंदे साहब फिर से दावा कर रहे हैं कि शिवसेना उनकी है और अब तो उनके पास 40 विधायक भी हैं
आगे और आएंगे और सदन में स्पीकर ने भी उनके गुट को मान्यता दे दी है। दुबे साहब। विपिन जी, आपने राजीव पांडे का, इसके लिए मैं कुछ बोला माफ कीजिए दुबे साहब आपसे। हाँ जी। कोई जी बात। विपिन जी, ऐसा है कि देखिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है सारी दुनिया देख रही है। पहले महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। पता नहीं क्या हुआ कि 1 मिनट बाद वो कहते हैं कि आप चुनाव करवा सकते। फिर चुनाव हो गया, अध्यक्ष भी ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो पहली बार विधायक बने, और उन्होंने हमारे प्रतोद और हमारे जो गट नेता हैं उनको ही खारिज कर दिया। तो देखिए, अब चूंकि एक प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है, उनको पता है कि उनके पास संख्या बल है, 50 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, प्लस बीजेपी का सपोर्ट है, तो संख्या बल के आधार पे उन्होंने फ्लोर टेस्ट भी पास करा लिया और विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव पार करा लिया। लेकिन क्या यही इतना ही शिवसेना है? क्या इतने विधायक ही शिवसेना है? नहीं, शिवसेना एक बहुत बड़ा समुद्र है, एक बहुत बड़ा लोगों का एक समूह है, एक फैमिली है, जो इक्का दुक्का 10, 15, 20, 50 लोगों के जाने से समाप्त होने वाली पार्टी नहीं। विपिन जी, जिस प्रकार से बड़े बड़े बुद्धिमान कह रहे हैं कि अब शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो जाएगा, उनके साथ इतने विधायक हैं, मैं कहता हूं इन सबका फैसला 11 जुलाई आने दीजिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, तब उस पर एक बहस हो सकती है, उस पर एक बात हो सकती है। लेकिन जब एक उद्धव ठाकरे जी को सर्वसम्मति से शिवसैनिकों ने अपने संविधान के तहत अपना नेता मान लिया, अपने कार्यकारिणी में अपना सर्वस्व मान लिया, उसके बाद भी यदि कोई आरोप लगा रहा है कि शिवसेना खत्म हो गई, उद्धव जी के हाथों से निकल गई, अब शिवसेना किसकी, असली कौन नकली कौन, मैं नहीं समझता कि इन सब बातों का अब कोई इस समय बहस में कोई जरूरत है। इस समय हमारे राज्य को एक मजबूत सरकार चाहिए, हमारे राज्य को विकास की गति देने वाली सरकार चाहिए, जिसके लिए अब एक सरकार आई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अच्छा काम करे, और देखिए, जब भी चुनाव होगा हम तो चुनाव में जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार आज एकनाथ शिंदे जी का पूरा भाषण था वो राजनीति से प्रेरित था। जब हम सदन में बात करते हैं और पहले दिन जब मुख्यमंत्री का अभिभाषण होता है तो वो राजनीति से प्रेरित नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, बहुत कुछ कहा गया, इन सब चीजों को तो आप दुबे जी ये कह रहे हैं कि 11 तारीख को ये साफ होगा कि क्या होगा और शिवसेना किसकी है। तो चलिए, क्योंकि ये बहुत मौजूद सवाल था, मैं सीधा आपके पास आ गया, लेकिन जरा दर्शकों को मैं अपने पूरे पैनल से अवगत भी करा दूं। तो दुबे साहब तो है ही, लेकिन साथ ही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी, अशोक वानखेड़े साहब वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक तुलसीदास भोईटे साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव जी, ये सब आज हमारे पैनल पर हैं। तो अब पांडे जी ये कह रहे हैं कि 11 तारीख को फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, और तब तक ये सवाल बेमानी है। देखिए, मुझे लगता है दुबे जी को सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंज है उसके बारे में ही कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज है कि ये जो एनसीपी के तरफ से जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने सरकार बचाने के लिए 16 लोगों को अयोग्य करने के लिए नोटिस दिया, और जवाब के लिए जो फ्रेमवर्क होता है डिनायल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए, उतना भी समय नहीं दिया गया, और उसको रोकने के लिए वो पूरा का पूरा ग्रुप चला गया, और उस विषय पर स्टेटस को होकर के ये चल रहा है। दूसरा जो चैलेंज है, जो अभी जो शिवसेना में जो अभी तो किसको आप फैक्शन कहेंगे, जो उद्धव जी वाली शिवसेना है, उनके विप ने जाके कहा कि ये मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन इसमें लॉ बहुत क्लियर है, आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, कि विधानसभा या लोकसभा में एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने का एक ही तरीका है कि जब 2/3 लोग जिधर है, आज के डेट में जो लोग शिवसेना में जो 14-15 लोग बचे हैं, इन पे एंटी डिफेक्शन लागू होगा कि नहीं, यह तय करना है स्पीकर को, और फाइनली दैट मैटर विल गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इस सब में जाने की जरूरत नहीं है। संख्या बल आज ये स्थिति है कि शिवसेना बुरी तरीके से जो है आज कंप्लीटली लॉपसाइडेड आज एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में खड़ी है विधानमंडल में। लोकसभा में वो परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि 19 में से कितने लोग चले गए, वहां भी क्या परिस्थिति है मुझे अभी किसी को भी पता नहीं। उसके बाद क्या होता है
कि मैं बस लीगल बात करने पर वरना पॉलिटिकल बात पे आ जाऊंगा कि वर्टिकल स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ। और देखने से ऐसा लग रहा है कि शिवसेना में वर्टिकल स्प्लिट है। जब वर्टिकल स्प्लिट होगा तो झगड़ा होगा सिंबल का। आपने पहले भी देखा होगा, बिहार में रामविलास पासवान जी के पार्टी में हुआ। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव जी के और अखिलेश यादव जी में झगड़ा हुआ, तुरंत मुलायम सिंह यादव जी को समझ में आया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो साइकिल छाप चला गया अखिलेश जी के पास। तो ये पूरी की पूरी लड़ाई होगी सिंबल के लिए। और तब देखा जाएगा कि विधानमंडल में क्या परिस्थिति है, लोकसभा में, राज्यसभा में क्या परिस्थिति है, और क्या पार्टी वर्टिकली स्प्लिट हुई कि नहीं पूरे महाराष्ट्र में। ये सब विषय इसी के पास जाकर के होगा। मैं आता हूं पॉलिटिकल बात पे। जो लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं ना कि सरकार बना लिया, सरकार के पीछे, भारत के इतिहास में एक सरकार में जो पार्टी है उसके 2/3 से ज्यादा लोग डिफेक्ट करने का अगर कोई और हो इतिहास। हमारे बीच में 2 गणमान्य पत्रकार बैठे, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और वानखेड़े जी है, कि सरकार में रहने पर लोगों ने कहा नहीं नहीं मुझे मिनिस्टर नहीं रहना है, मुझे तो बाहर जाना है, मुझे नहीं रहना है इस तिकड़ी सरकार में जी। और उसमें 39 लोगों के साथ 11 लोग और निकल गए और उन्हें कहा हमें नहीं रहना है। अब क्या है कि जब आपकी प्रॉब्लम अपनी हो, मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करूं और मैंने कहा मेरा घर आपने फोड़ दिया, ये गांव में बहुत होता है। आप तो वैसे बहुत ही दूसरे चैनल के हैं, 2 भाइयों की लड़ाई होगी तो कहेगा उसने लड़ा दिया, इसने लड़ा दिया, उसने लड़ा दिया। देखिए ये सब क्या है ना, जानना यह है कि ये जो 50 विधायक आज जो एकनाथ शिंदे जी के साथ गए हैं, उनको अपने क्षेत्र में चलना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, ये है। अब वो देखिए टूट के तो चले ही गए और सरकार भी बन गई, अब तो उसमें कोई सवाल रहा ही नहीं है। लेकिन आज का जो बड़ा मुद्दा वही कि अब ये जो लड़ाई है कि किसकी शिवसेना, क्योंकि बहुत मैटर करता है। अब अगला जो चुनाव आएगा तो आदमी किसको वोट देगा, शिवसेना के नाम पर, और बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र की। आशुतोष जी, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, शिवसेना भी कह रही है कि 11 तारीख को देख लेंगे, और अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, 10 शेड्यूल आ जाता है, दल बदल कानून आ जाता है, विप आ जाती है। क्या है, किससे समझे इसको कि यहां से आगे फिर इलेक्शन कमीशन का रोल अलग आएगा। तो सदन में तो देखिए जो स्पीकर साहब आए, अब वो किस तरीके से आए, और क्योंकि यहां पर अब सरकार बन गई है, बनना स्पीकर उनका ही था, स्पीकर ने मान्यता भी दे दी। लेकिन अब एक मामला है जो पिछले डिप्टी स्पीकर का है, जिन्होंने 16 लोगों पर केस लगाया। अब नए स्पीकर आए, उन्होंने शिंदे गुट को मान्यता दे दी। सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? देखिए, जो मैं आपको सुन पाया, थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं आई जी, लेकिन जो मैं आपको समझ पाया कि ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, वो मामला जो है वो बिल्कुल अलग है। वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, जो कि 16 एमएलए जो छोड़ के गए पार्टी, जिसके ऊपर एक्शन लिए जाने की बात हो रही है। वो बेसिकली जो फाइल किया गया है पिटीशन, वो क्लाउज जो है 21A जो हमारा 10th शेड्यूल है। हाँ, लेकिन आशुतोष जी अभी आज के आज ही महाविकास आघाड़ी या शिवसेना कह लीजिए, वो भी तो पहुंच गए और कोर्ट बोला 11 को सुनेंगे सबको। जी, उसकी सुनवाई 11 तारीख को होगी। उसमें कोर्ट, देखिए क्या होता है, 21A जो है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें है कि अगर कोई अपनी इच्छा से अगर मेंबरशिप किसी पॉलिटिकल पार्टी का छोड़ देता है, या वो वोट देने के टाइम जो है पार्टी के अगेंस्ट जाकर के वोट देता है, तो जो है ये लागू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जिसमें कि इस पिटीशन में शिवसेना ने ये चैलेंज किया है कि जो उनको 20 या 21 तारीख को जो लेटर्स दिए गए थे कि आप आइए और जो है आकर के मीटिंग अटेंड कीजिए, लेकिन बहुत सारे जो एमएलएस थे उन्होंने प्रेफर किया नहीं जाने के लिए, इसलिए ये माना जाए कि उन्होंने मेंबरशिप छोड़ दिया है और उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो ये मामला अभी पेंडिंग है, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट आगे सुनेगा। लेकिन अभी जो मामला ये आ रहा है कि जो पार्टी है वो किसकी होगी, कौन चलाएगा, और इसमें लॉ क्या बोलता है, और सिंबल किसको जाएगा, ये क्वेश्चन है आज की डेट में, जिसका उस पिटीशन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आज की अगर बात करें तो देखिए आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 324 जो है वो कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको जो है बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, चाहे वो सुपरिटेंडेंस का पावर हो, डायरेक्शन देने का पावर हो, या फिर जो है किसी भी तरीके का जो है
वो ऑर्डर्स दे सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, इससे रिलेटेड है वो। और आर्टिकल 324 के बेस पे ही 2 कानून बनाए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट जो 1951 का है, उसके अंदर बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं जो टाइम टू टाइम अमेंड होता रहा है इलेक्शन कमीशन को। और जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब एक्ट है वो है सिंबल्स ऑर्डर 1968 में जो बना था, क्योंकि ये पूरा मामला उसी से रिलेटेड है। तो अगर हम देखें तो जो सिंबल्स ऑर्डर है 1968 का, उसमें क्लाउज 15 में बहुत ही क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या स्प्लिट होता है या राइवलरी होती है और 2 गुट में वो बट जाते हैं और 2 अलग अलग गुट हो जाता है, तो ऐसे केस में ये जो है रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है डिसाइड करेगा इसके ऊपर कि ये सिंबल किसको मिलना चाहिए, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, और उसके डिसीजन को फाइनल समझा जाएगा। तो अब लेकिन ये है इंपॉर्टेंट कि ठीक है इलेक्शन कमीशन के पास, जी इलेक्शन कमीशन के पास ये आधार है, लेकिन यहाँ 2 सवाल उठेंगे। पहला तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर देगा क्या उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, और नंबर 2 इलेक्शन कमीशन भी क्या आधार बनाएगा, कुछ तो आधार पे वो अपना देगा। वानखेड़े साहब, तो यहां से दोनों सवाल का जवाब देता हूं। जी मैं आता हूं आपके पास। अच्छा बोलिए। जी, जो उन्होंने आधार अब तक बनाया है, तो अगर हम 1964 को देखें, जो पहला जो डिस्प्यूट हुआ था सीपीआई में, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो है हमें मार्क्सिस्ट बनाना है, और ये डिस्प्यूट के हिसाब से उस समय 1968 का हमारा जो ये सिंबल कोड है वो नहीं था, सिंबल ऑर्डर नहीं था, वो 1968 में बना। लेकिन उस वक्त जो है जब सीपीआई ने अपने एमएलएज और एमपीज ऑल अक्रॉस इंडिया, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, पूरे इंडिया में उसको देखना पड़ेगा कि उसका कितना एग्जिस्टेंस है और उसके कितने जो है एमएलएज और एमपीज इलेक्ट हुए हैं, और उसको देखते हुए ही जो है इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था और उन्होंने सीपीआईएम बनाया, उसको रिकॉग्नाइज किया उसके डिमांड को, क्योंकि उनके जो स्ट्रेंथ था उस समय सीपीआई का एमएलएज और एमपीज का ऑल ओवर इंडिया में वो इतना था जिससे कि वो इसको रिकॉग्नाइज कर सके, और इसलिए वो सीपीआईएम बना। जो दूसरा डिस्प्यूट हुआ था वो जो सिंबल कोड 1968 बनने के बाद हुआ था 1969 में, जो जिस समय जो है इंदिरा जी जो है खुद प्राइम मिनिस्टर थी, और उस समय क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के जाकिर हुसैन, उनका अचानक डेथ हो जाने की वजह से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना था, नए प्रेसिडेंट को। तो उस समय जो है एक डिस्प्यूट था, क्योंकि कुछ लोग जो है मिस्टर रेड्डी को सपोर्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, जबकि इंदिरा जी और उनके जो सपोर्टर्स थे जो है वो चाहते थे वीवी गिरी जो है प्रेसिडेंट बने, और अल्टीमेटली जब वोट हुआ तो वीवी गिरी जो है वो प्रेसिडेंट बने। लेकिन ये डिस्प्यूट और भी ज्यादा इंटेंस हो गया, जिसके वजह से 2 पार्टी बन गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस जे। तो कांग्रेस ओ जो था वो मिस्टर लिंगप्पा ने उसको आगे चलाया, और कांग्रेस जो जे है उसको इंदिरा जी ने आगे चलाया, और दोनों को अलग अलग सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन ने दिया। और इसी आधार पे कि ऑल ओवर इंडिया में कितना स्ट्रेंथ है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, दोनों गुटों का, कि एमएलए उनके साथ कितने हैं और एमपीज उनके साथ कितने हैं, इस बेस पर सिंबल देता गया उनको 1997 तक इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उनका मानना था कि जो बहुत सारे जो इलेक्शंस लड़ते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे या फिर जो है सेंट्रल लेवल पे, वो पेरेंट पार्टी के नाम पे लड़ते हैं, उनको पेरेंट पार्टी के हिसाब से टिकट दिया जाता है, जो कि डिस्प्यूट के पहले जो एक्चुअल पार्टी होता है या उसका सिंबल होता है। तो ऐसे बहुत सारे मामलों में फिर इलेक्शन कमीशन ने जो पेरेंट पार्टी थी उनको भी उन्होंने सिंबल अलॉट किया। हालांकि अगर हम अभी रिसेंट देखें, जो एलजेपी का जो हुआ है अभी बिहार में रिसेंटली, उसके अंदर जो अभी फोर्थ कमिंग जो इलेक्शंस हैं, जो बाईपोल्स हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि आप अपना कोई भी सिंबल आप यूज नहीं करेंगे जो कॉमन है, जो आपका पहले से था, और दोनों ही जो गुट है वो अलग अलग सिंबल जो है आप अपना प्रिस्क्राइब कीजिए। और हो सकता है कि जो आर्टिकल जो सेक्शन 29A है, ठीक है, तो ये आपने काफी सारे प्रेसिडेंट्स दिए, जानने जरूरी भी थे कि क्या हुआ इतिहास में आज तक और किस तरीके से। तो वानखेड़े साहब, दोनों तरह की चीजें हो गई। एक तो संख्या बल को भी महत्व दिया गया, फिर एक समय यह भी देखा गया कि पेरेंट पार्टी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, किसके झंडे तले चुनाव लड़ा, किसने टिकट दिया। यहां आपको लगता है क्या होगा? देखिए, मैं तो अब सरकार तो बन गई है एक नाथ शिंदे गुट की, और वर्तमान में जो स्पीकर ने डिसीजन लिया वो स्पीकर का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो अभी जो हो रहा है, मतलब जो आज यदि व्हिप जारी होती है
तो इसमें शिवसेना के जो ओरिजिनल जो उद्धव के साथ शिवसेना वाले हैं उन पे एक्शन भी हो सकती है। वर्तमान स्पीकर एक्शन भी ले सकते हैं और स्पीकर के एक्शन पे कितना चैलेंज हो पाएगा वो तो गौण है। लेकिन शिवसेना जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है वो सिर्फ अपने कागज पक्के कर रही है, ताकि कल इलेक्शन कमीशन में जब ये झगड़ा जाए तो इलेक्शन कमीशन में शिवसेना कहे कि एवरी स्टेप पे हम लड़े हैं, हमने बताया है कि हम ओरिजिनल है। ये बताने के लिए सारा ये सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाना, सुप्रीम कोर्ट सुनती नहीं लेकिन एप्लीकेशन तो लगाते हैं, ये सारा होगा। सर्वोच्च जब ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन में, कि जैसा अभी अपने एक्सपर्ट कह रहे थे, ये एमएलए और एमपी के साथ साथ कारपोरेटर्स पे भी जाएगा, जिला अध्यक्ष पे भी जाएगा, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पे भी जाएगा। ये लंबा खेल होगा। लेकिन जो बीजेपी का प्लान, जो बड़ा प्लान था कि जो शिवसेना को फिनिश करना, पहले सबसे पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उसका सिंबल फ्रीज होगा, क्योंकि दोनों गुड सिंबल मांगेंगे और चुनाव अभी बिल्कुल सर पे है। 2 महीने में हम महानगर पालिका के चुनाव है महाराष्ट्र में। ऐसे में शिवसेना का सिंबल फ्रीज होगा, जो शिवसेना के लिए तकलीफ वाला होगा। एकनाथ शिंदे के गुट के लिए तो कुछ इतना तकलीफ वाला नहीं है, क्योंकि वो तो नया सिंबल के साथ वो कहेंगे कि हम ओरिजिनल हैं, लेकिन हमको सिंबल फ्रीज करना पड़ा। लेकिन जो बीजेपी की जीत होगी वो सिंबल जाने की जीत होगी शिवसेना की, क्योंकि सिंबल जाने से एक सेटबैक तो जरूर पड़ता है। अब ये लड़ाई सरकार बचाने की और सरकार की नहीं रही, सरकार तो 2.5 साल चल जाएगी। अब ये लड़ाई रही है कि शिवसेना ठाकरे परिवार के साथ कैसी रहेगी, और ये लंबा लीगल बैटल है। ये अलग अलग अखाड़ों में लड़ा जाएगा, विधानसभा में भी लड़ा जाएगा, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाएगा, न्यायपालिका में, और इलेक्शन कमीशन में लड़ा जाएगा। इसलिए आने वाला समय जो डिफिकल्ट है वो उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि खोने के लिए उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ है। विधायक तो खो दिए, अभी सांसद स्प्लिट नहीं हुए, फिर सांसद स्प्लिट होंगे, वो एक खोने की जगह है, फिर सिंबल खो देंगे, फिर अल्टीमेटली क्या पार्टी खो देंगे, ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन जो गुट है शिंदे गुट, इनको पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है जी। इन्होंने सरकार पाई, सिंबल मिलता है तो बहुत अच्छा, सांसद मिलते हैं तो बहुत अच्छा, तो नहीं तो जैसा है वैसा तो चल ही रहा है। ठीक है, तो नहीं सही बात है आप, लेकिन आपने बात कही कि सिंबल फ्रीज, अभी नगर पालिका के चुनाव खड़े हैं सर पे, और मुंबई नगर पालिका का चुनाव तो हम जानते हैं कि देश का बड़ा चुनाव है, कोई छोटा मोटा चुनाव है नहीं, बहुत कुछ उससे तय होता है। भोईटे साहब, तो अगर शिवसेना उद्धव वाली मैं कह रहा हूं जाती है फ्रीज सिंबल के साथ, और साथ में शिंदे गुट भी जाता है, ऐसे में जो वोट डालने वाला इंसान है उसके मन में क्या होगा? क्या वो शिंदे गुट की तरफ जाएगा जो कि दावा कर रहे हैं कि हम बाला साहब की लीगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो उनके घर का सदस्य जो कि उनके सुपुत्र है उनके साथ जाएगा? अब सिंबल ठीक है, अपनी जगह है कि अगर उसको वो नहीं मिलेंगे, धनुष बाण तो कुछ और पे तो लगाना है, लेकिन कैसे, क्या साइकी रहेगी? नीरज जी, देखिए, अगर सिंबल फ्रीज होता है तो शिवसेना के लिए सचमुच बड़ी अड़चन, संकट की स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो आम मतदाता, सिर्फ मैं ग्रामीण क्षेत्र की नहीं, ग्रामीण अंचल की बात नहीं करूंगा, शहरी इलाकों में भी सिंबल को ध्यान में रख के ही मशीन की तरफ बटन दबाने के लिए उंगली बढ़ती है। तो शिवसेना के लिए काफी एक दुविधा की स्थिति होगी कि नए सिंबल को नए तरीके से लोगों तक लेके जाए। हालांकि बात मानता हूं मैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत हो सकता है, लेकिन फिर भी वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे उनके कमिटेड। और भाजपा की जो रणनीति दिखती है वो सिर्फ ये रणनीति नहीं है कि सत्ता से शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को हटा देना, या एकनाथ शिंदे को एक शिवसैनिक, जैसा कि दावा किया जा रहा है बाला साहब के शिवसैनिक को हमने सीएम बनाया, बिल्कुल नहीं है। उनका असली मकसद महाराष्ट्र में एक अकेला राज्य, जहां पर उनके हिंदुत्व के विचारधारा के मुद्दे पर ही उनका विरोध करने वाला एक प्रमुख दल उनके सामने खड़ा होता है। यही वजह कि भाजपा किसी भी स्थिति में चाहेगी कि जो उद्धव वाली शिवसेना है उस शिवसेना को जितना प्रभावहीन किया जा सके, या उनकी जितनी वोटर के नजरों में उनको कम किया जा सके, वो कोशिश जरूर रहेगी। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें देखिए वोट शेयर की बात आती है, 2014 को जो चुनाव था नीरज जी, आपको याद होगा, जब चारों दल अलग अलग लड़े थे, उस समय हर एक का वोट परसेंटेज पता चला था। शिवसेना का अकेले के लड़ने के स्थिति में भी, उस समय जब मोदी लहर थी, सबसे बड़े उफान पे थी, उस समय भी शिवसेना का वोटिंग परसेंटेज 19 से 20 के बीच में था। तो उस वोटिंग शेयर को कम करने की कसरत भाजपा जरूर करेगी। और देखिए, अगर बात की जाए, अभी आशुतोष जी ने काफी अच्छे कानूनी पहलू बताए एलजेपी के केस में, वहां पे, क्योंकि देखिए दो पार्टी के संगठन में जो तो फाड़ होनी चाहिए, जहां पर यहां पर एक मुद्दा उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता है
कि एलजेबी के मामले में पशुपति कुमार पारस जो थे, उनके अंकल चिराग पासवान के, उनके साथ प्रिंस राज जो उस लोजपा के लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे, वो भी हो गए थे। यानी एक तरह से वहां पार्टी संगठन में भी दो फाड़ हुए थे। यहां पर स्थिति है कि अभी तक पार्टी संगठन के ठाणे, जो कि एकनाथ शिंदे का अपना गृह क्षेत्र है, वहां के पदाधिकारी छोड़कर और बाकी जगह से ऐसी कोई खबर नहीं है कि पार्टी संगठन में उस तरह के दो फाड़ हुए या मेजोरिटी हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ गया या 25% भी गए, इस तरह की अभी तक बात नहीं है। फिर भी जैसे आशुतोष जी के बात में आया था, जो कानून में दर्ज है, इलेक्शन सिंबल की जब बात आती है तो इलेक्शन कमीशन के पास जो अधिकार है उसका उपयोग करके मनपा ने, जो अभी यहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है, जो कि शिवसेना या बाकी दलों के भी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उसमें भी मुंबई मनपा तो आप जानते हैं शिवसेना की एक तरह से एक पूरी सत्ता की चाबी है उनके सालों से। उस वहां पर दिक्कत पैदा करने के लिए दो गुटों का झगड़ा बताकर सिंबल फ्रीज करवाने का काम अगर कहीं और राजनीति से हो गया तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, और उसका नुकसान शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को होना निश्चित है। दुबे साहब, तो ये सारी चीजें, ये सारी परिस्थिति पार्टी के अंदर डेफिनेटली आप लोगों ने भी आकलन लगा लिया होगा कि क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, परिस्थितियां बन सकती हैं। अब देखिए, आप ही बैठे हैं, आपके पीछे शिवसेना का बैनर है जिसमें वो धनुष बाण है। सिंबल का अपना महत्व है, लेकिन अगर आपके हाथ से सिंबल जाता है तब क्या? विपिन जी, जैसे कि विशेषज्ञ बता रहे थे कि सिंबल फ्रीज हो सकता है, सिंबल नया मिल सकता है। जब कोई चुनौती सामने आएगी तब उसका सामना जरूर करेंगे। आज तो हमारा सिंबल तीर धनुष है, पार्टी हमारी है और उम्मीद पर दुनिया चलती है। विपिन जी, हम लोग भी उम्मीद पर चल रहे हैं। लेकिन एक हैरानी की बात आज आपको जरा उदाहरण देके बता। हम पे आरोप लगते हैं कि हमारे एमएलए पिछले 2.5 साल से घुटन महसूस कर रहे थे, बड़े परेशान थे। मुख्यमंत्री जी उनसे मिलते नहीं थे, उनको समय नहीं देते थे, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। चलिए, मैं मान लेता हूं सारी बात। 3 दिन पहले एक विधायक जिनका नाम है संजय बांगर, वो अपने तालुका में रो के मंच पर खड़े होके रो रहे हैं। बांगर की बात कर रहे हैं कि संजय बांगर? क्या नाम है? संजय बांगर नाम है। संजय, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, दर दर, और वो कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। अरे भाई, जो तुम लोग चले गए हो तुम भी आ जाओ। कहां चले गए, किसके वजह से गुमराह हो गए? वह व्यक्ति कल रात को धीरे से सामने वाले के दल में चला जाता। हम लोग इस चिंतन में बैठे हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। कल तक वो व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है। 2.5 साल छोड़ दीजिए, तो 2.5 मिनट दुबे जी, मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूं दुबे जी, लेकिन यही तो दिक्कत है कि आप अभी पिछले में महीने भर की बात कहूं तो आपसे बात हुई, संजय राउत साहब है या इवन उदय साहब भी, ये सब उम्मीद जता रहे थे कि आ जाएंगे, लौट आएंगे। आप तो कल का ताजा उदाहरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति रो रहा था वो भी चला गया। वही बता रहा हूं, क्या ऐसा दुख हो गया? 2.5 साल का मैं समझ सकता हूं कि कोई व्यक्ति 2.5 साल से घुटन में हो, परेशान हो, जेल में बंद हो, निकलना चाहता हो। लेकिन जो व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा हो, हमारे लिए कस्में खा रहा हो, वो व्यक्ति भी निकल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सब सत्ता के लोभी लोग हैं। इनको न बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा से लेना देना है, न आनंद दिघे जी की विचारधारा से लेना देना है, न शिवसेना पार्टी से कोई मतलब है। ये पहले कहते थे कि आप महाविकास छोड़ दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। उद्धव साहब ने कहा ठीक है, आप आइए, बैठ के बात करिए, वो भी मान जाओ। पर दुबे साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके टिकट पे चुनाव लड़ा, जो सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो शिवसेना के ही तो पर्याय हैं, शिवसेना ही तो है। देखिए, शिवसेना मतलब क्या, एक पार्टी ना, उसमें सब आ गए, उसमें उसके अध्यक्ष से लेकर उसके कार्यकर्ता तक पूरी चेन आ गई। तो ये लोग भी तो उसी की ओर अगर ये छोड़ रहे हैं तो बड़ा सवाल है। अरे ये कठपुतलियां, अरे भाई विपिन जी, ये शिवसैनिक नहीं, ये कठपुतलियां हैं। इनकी डोर तो दिल्ली में है। विपिन जी, आप यदि इतना क्लियर, इतने विद्वान हैं आप, तो अगर इतना छोटा सा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। देखिए, आप कह रहे हैं कठपुतलियां हैं, आप ही के घर में थे, 2.5 साल तक सब ठीक था, अब जा रहे हैं तो आपको कठपुतली लग रही, तो फिर आपने क्या समझा? इसलिए कि सत्ता के लिए गए। अरे तो अब राजनीति में तो सत्ता ही का तो खेल है।
अरे तो हमारे पीठ पे छुरा बोक के तो आप भी तो गए थे सर हमें सत्ता के लिए धोखा 2-2.5 साल जाओगे। पहले, जब आपने महाविकास आघाड़ी बनाई। आपने जब महाविकास आघाड़ी बनाई तो आपको वोट देने वालों ने ये थोड़ी सोचा था कि आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके खड़े होंगे। देखिए और हम विचारधारा किस की बात परिप्रेक्ष्य थी में ना। गए थे? विपिन जी, हम किस परिप्रेक्ष्य में गए थे? हम किस परिप्रेक्ष्य में? बताइए, आप ही बताइए। जब 2.5 साल पर हमारा पैच, हाँ ठीक है, समझ गया। आप मत बनाते आप बीजेपी के साथ सरकार, लेकिन आप उनके साथ कैसे जा सकते हैं जिनके विरोध में, जिनकी विचारधारा के विरोध में आपने अपना पूरा जीवन, पूरी राजनीति निकाली है सिर्फ सरकार बनाने के लिए? तो वो भी यही मानेंगे, जिसने वोट दिया वो भी यही समझेगा कि आपने पीठ में छुरा घोंप दिया। देखिए, हमारे पास बीजेपी के साथ हमें जाना नहीं था, और दूसरा ना जाते, अच्छी बात है, ना जाते। आप जो कह रहे हो मैं मान भी ले रहा हूं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको ना जाते, आप बाहर खड़े रहते, नहीं बनानी सरकार। नहीं तो एक हंग असेंबली देते, एक महाराष्ट्र को वापस एक चुनाव में जाने देते। अरे सर, लेकिन जनता फिर से वोट डाल लेती, थोड़ा खर्चा और होता, मैं मान रहा हूं, लेकिन विचारधारा वही तो है सब कुछ। आपको किसने क्यों वोट दिया? छोड़ा विपिन जी, विचारधारा कभी नहीं छोड़ा। विचारधारा तो हमारा हिंदुत्व का है, ठीक है, हमारी पार्टी ठीक है। राजीव पांडे साहब, और हमारे मन में भगवान। राजीव पांडे साहब, ये बार बार एक आरोप आता है कि आप लोगों ने विश्वासघात किया और उसका ये कारण हुआ कि फिर इनको महाविकास आघाड़ी में जाना पड़ा, और अब फिर इनके साथ ये हो रहा है तो वो भी विश्वासघात हो रहा है। देखिए विपिन जी, आनंद जी हमारे मित्र हैं, लेकिन वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग हैं ना, वो एकनाथ शिंदे जी पहले शाखा प्रमुख से लेकर के, कॉरपोरेटर से लेकर के, विधायक से लेकर मंत्री से चीफ मिनिस्टर पहुंचे हैं। 40 साल का उनका शिवसेना का करियर है। ये कह रहे हैं कि वो सत्ता के लिए भाग गए, वो कुछ दिन के लिए आए थे, हम आ गए, हम चले गए। देखिए, ये क्या होता है ना, जो पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में यही फर्क है। हमारे अगर कुछ लोग इधर उधर जाते भी हैं तो हम कहते ठीक है भाई, उनकी कोई बात, हम उनको मनाते हैं। आपने देखा होगा कल्याण सिंह जी चले गए थे बाहर, उमा भारती चली गई थी बाहर, तो हमने कल्याण सिंह जी को गाली देना नहीं शुरू कर दिया। ये इनकी संस्कृति है, क्योंकि इनके यहाँ, ये अभी कह रहे हैं ना कि सत्ता की डोर है, इनके यहाँ ये डोर था और उसी डोर से लोग भाग गए हैं। देखिए, मुझे शिवसेना के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन आज परिस्थिति ये है कि जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़ करके आए, उनके साथ जाकर के बैठ गए। बेमेल शादी हुई, बेमेल गठबंधन था। अभी जितने भी 55-56 एमएलए जो शिवसेना के साथ आए थे, वो सारे शिवसेना के एमएलए किसको हरा करके आए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी को हरा के आए थे या किसी और पार्टी को? वो सब सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी को हरा करके आए थे। और ये जो आपको दूसरी बात बताता हूं कि क्यों वो 2.5 साल के बाद वो लोग अनकंफर्टेबल हुए और बाहर गए। शिवसेना हिंदुत्व के नाम पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस 2.5 साल में इस पार्टी ने वो घोर पाप किया है। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए। आपको मैं एक लेटेस्ट उदाहरण बताता हूं। अमरावती में जो हत्या हुई, उस केस को 10 दिन से दबा के इन्होंने रखा। क्या बदलाव हो गया था ऐसा कि वो जो 2 पुलिस वालों ने हैंड ओवर कर दिया 2 साधुओं को मारने के लिए? क्या परिस्थिति रही औरंगजेब के विषय पर? और आप कह रहे हैं हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है, हिंदुत्व विथ डेवलपमेंट। हिंदुत्व जो है ना, विदाउट हिंदुत्व हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो हमारे श्वास में है और ये हमारी आइडियोलॉजी स्टेटेड आइडियोलॉजी है। आपने देखा कि जो हमने भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, से लेकर के जो परिस्थिति है उस पर हम आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा है और वो भाग्यनगर बनेगा। अब कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। तो मैं कह रहा हूं कि आइडियोलॉजी इसको कहते हैं। आपने बहुत सही सवाल पूछा जिसका जवाब आनंद जी नहीं दे पा रहे थे। आप नहीं जाते सरकार में, आप बाहर रह जाते, आप सीएम बन गए। और आप सीएम किस पार्टी से बने? जिन्होंने भगवा टेरर की बात की। आप किसके साथ गए थे? जो लोग भगवा टेरर की बात कर रहे थे। और उस समय जब वो भगवा टेरर की बात कर रहे थे तो आपने और माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जम करके विरोध किया था इस बात का, कि नहीं किया था? पूछ लीजिए, मुझे बताइए। तो भगवा टेरर बोलने वालों को, जिन्होंने निरपराध लोगों को, कर्नल पुरोहित को जेल में डाला, जिन्होंने निरपराध लोगों को जेल में डाला, आप उनके साथ गलबहिया करने चले गए। और जनता ये देख रही है। देखिए, शिवसेना में क्या होगा, फ्रिज होगा, किसके पास सिंबल जाएगा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है लड़ाई होगी
और ये कोर्ट में तय होगा, ये ईसी के सामने तय होगा। लेकिन जो परिस्थिति है, मैं सीधी बात कह रहा हूं, जी जी, बाला साहेब ठाकरे ने उस कांग्रेस पार्टी, मैं बता रहा हूं, एक और उदाहरण देता हूं, मणिशंकर नहीं अय्यर नाम का एक आदमी था जिसको चप्पल से शिवाजी पार्क में उन्होंने पीटा था, उसके पुतले को, उसके गोदी में जाकर के बैठ गए सीएम बनने के लिए। क्या बात कर रहे हैं यहां बैठ करके? और ये आनंद दुबे, एक व्यक्ति जो पिछले 40 साल से है, माननीय एकनाथ शिंदे जी उसके बारे में कह रहे आया, उसकी डोर ऊपर है, उसकी डोर नीचे है। चलिए ठीक है ना, ठीक है। दुबे साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं, वानखेड़े साहब भी बोलना चाह रहे हैं, पर दुबे साहब से जवाब लेता हूं, कहना चाह रहे हैं कुछ? विपिन जी पहले इनको पानी पिलाइए, मुझे लग रहा है टीवी से बाहर ना आ जाए। राजीव भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, शांत हो जाए, फिर बीपी ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाए। ठीक है विपिन जी, विषय ये है कि देखिए बीजेपी एक महात्मा और संतों की पार्टी है। ये कभी राजनीति नहीं करते, ये सत्ता के लिए कभी जोड़ तोड़ नहीं करते। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि अगर जोड़ तोड़ से सत्ता लेनी हो, किसी का घर तोड़ के सत्ता लेनी हो, तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। लेकिन चिमटा तो कौन कहे, यहाँ पूरे चिमटे के साथ ही गले में लगा लिया। एक ऐसी सरकार बना ली जहां 115 विधायक बीजेपी के साथ हैं और केवल शिवसेना को नीचा दिखाने के लिए, केवल उसे कमजोर करने के लिए बागियों को मुख्यमंत्री बना दी। क्या राजनीति है? तो राजनीति का पाठ, राजू भाई आप मेरे मित्र हो, हम ठीक है आज हम कमजोर कड़ी हैं, हम आप बहुत मजबूत स्थिति में, इसका ये मतलब नहीं कि हम खत्म हो चुके हैं और उम्मीद पे दुनिया बाकी है। आज आपके चैनल पे कहता हूं कि जब जब आंधियां आई हैं, जब जब तूफान आए हैं और घर उड़ गए हैं, घर की छतें उड़ गई हैं, फिर वो छतें बनी हैं और फिर उस घर के रखवालों ने उस घर को सजाया है, तो हम अपना घर फिर भी सजाएंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे। लेकिन आप जो बार बार नैतिकता का पाठ पढ़ाते हो ना, आप अपने महापुरुषों की तरफ भी एक बार ध्यान दे दो कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आतंकवादी और उग्रवादियों का समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ यदि कभी सरकार बनाना पड़ेगा तो ऐसी सरकार को तिलांजलि दे दूंगा। ऐसे भी लोगों का जरा स्मरण किया करो। बीजेपी हमारी साथी रही है, 28 साल हमारा भाई बन के हो रहा है, उनके प्रति इतना द्वेष हमारे मन में नहीं है, लेकिन जितना आप उनकी नीतियों के बारे में दुनिया को बताते हैं, शायद खुद आत्मसात कर लेते तो भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल इधर से भी आ गया, मैं ब्रेक लूं? हाँ आप जवाब दीजिए ना उसका, ब्रेक लूं उससे पहले 30 सेकंड। हाँ जी 30 सेकंड। ये बार बार पीडीपी की बारी बात होती है, बस पीडीपी वाला छोड़ करके मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर कि पीडीपी के साथ आपने अलायंस कर लिए। राजनीति में ना 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड होता है। हमने 1 स्टेप बैकवर्ड किया और 2 स्टेप फॉरवर्ड करके आर्टिकल 370 और 35 है को डस्टबिन में डाल दिया। ये इनको याद नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं क्या इनको बताऊं? अब इनको ये बताए ना कि उस सत्ता के बाद क्या हमने अपने आइडियोलॉजी को छोड़ा? हमने औरंगजेब को अपना बाप नहीं बनाया, हमने आर्टिकल 370 नहीं माना, हमने आर्टिकल 35 कैपिटल ए को नहीं माना, हम उसके साथ सत्ता में गए और उसके बाद दोनों जो कोड था, जो बाबा साहब अंबेडकर ने टेम्पररी प्रोविजन बनाया था, हमने उसको डस्टबिन में डाल दिया। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको केवल प्रणाम कर सकता हूं। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप सब हुए, उनके जवाब भी हुए। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आके वही बड़ा सवाल कि शिवसेना किसकी, और एक और सवाल कि यहां से शिवसेना का होगा क्या। आगे चुनाव होंगे, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अब शिवसेना की पहचान क्या, एक वोटर किसे शिवसेना मानेगा और किसे वोट डालेगा? बाला साहब की लीगेसी उनके घर से चलेगी या एकनाथ शिंदे चलाएंगे जो कह रहे हैं कि वो बाला साहब के सच्चे उनके अनुयायी हैं? क्या होगा? यहां से छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। अरे इतने सारे अग्रवाल मूवर्स। डैड आपको कुछ नहीं पता, असली अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड तो ये है। याद रहे, टोपी वाला चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300।
वेलकम बैक। आवाज अड्डा में जोरदार बातचीत हो रही है कि आखिर शिवसेना किसकी। महाराष्ट्र की सरकार तो शिंदे की हो गई, लेकिन शिवसेना किसकी। चलिए अब मैं अपने एक्सपर्ट पैनल के पास जाता हूं। वानखेड़े साहब, सिंबल जिसको मिलना होगा मिल जाएगा, जिसकी, लेकिन जिस हम शिवसेना की बात करते हैं, बाला साहब लीगेसी की, ठाकरे की लीगेसी की बात करते हैं, अब जो जनता जमीन पर खड़ी है इस चीज के बाद दो दावेदार हैं। एक है उनका अपना घर जहां उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे हैं, और एक है जिन्होंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया और वो दावा कर रहे हैं कि मैं हूं असली अनुयायी, मैं हूं असली फॉलोअर बाला साहब ठाकरे का। लेकिन जनता कैसे देखेगी? वो घर की तरफ देखेगी या शिंदे की तरफ देखेगी? देखिए, अभी बहुत नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा था कि इसको नैतिकता है, इसको नैतिकता है। महाराष्ट्र के राजनीति में नैतिकता शरद पवार जब 30 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने तब से ये तिजोरी में डाल दी गई थी। यही देवेंद्र फडणवीस 2014 में जब मुख्यमंत्री बने तो इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से हुआ। जब 80 घंटे की सरकार बनी तो वही 55 नाम की लिस्ट थी अजित पवार के पास, जिस लिस्ट में देशमुख भी थे और नवाब मलिक भी थे। उनके समर्थन से 80 घंटे की सरकार भी बनी। तो जो हमारे साथ है, हम करें तो सदाचार, बाकी करें तो व्याभिचार, ये सब कहने की बातें हैं। आंकड़ा मायना रखता है, आंकड़ा किसके पास है। रही शिवसेना की बात, तो उद्धव ठाकरे, ये आकस्मिक निधन नहीं हुआ बाला साहब ठाकरे का कि वो एकदम मर गए और पता ही नहीं पड़ा अब क्या करना है और फिर शिवसेना संभाली गई उद्धव ने। ना, बाला साहब ठाकरे ने बाकायदा शिवाजी पार्क पर दशहरे के रैली में शिवसेना को उद्धव ठाकरे के हाथ में सौंप के गए और आशीर्वाद मांगा जनता से। और उसके बाद यही एकनाथ शिंदे और ये तमाम जो अभी गए हुए लोग हैं, तब वो उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे लगाए। तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह आदमी गलत है? परिवारवाद की बात तब क्यों नहीं हुई? जब लगातार सत्ता में थे शिवसेना के साथ 5 साल देवेंद्र फडणवीस, तब परिवारवाद की बात क्यों नहीं हुई? एकनाथ शिंदे की बात करते हैं, जो ऑटो चलाता था वो नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गया। लेकिन हर आदमी को आगे बढ़ना होता है, उसमें शिंदे साहब ने कोई गलत नहीं किया। उनको मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। उनकी अभिलाषा थी, वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि शिवसेना महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पद वही मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, हम हिंदुत्व की बात करेंगे, तो हिंदुत्व की बात अभी भाई साहब ने कहा कि वो पुलिस को रोका। जो 2 लोग साधु मारे गए थे उसमें सबसे ज्यादा लोग अरेस्ट आज ही हुए हैं, और उसके बाद शायद 20 साधु मारे गए हैं भगवा पहने हुए यूपी में। कितने लोगों को सजा हुई? ये सब कहने की बातें हैं कि हिंदुत्व की। अब क्या उद्धव ठाकरे औरंगजेब के वहां चले गए थे मजार पे? औरंगजेब के मजार पे ओवैसी चला गया था। ओवैसी ने कांग्रेस कार्यकर्ता को समर्थन दिया, इस बार तो नहीं दिया। ओवैसी के क्यों नहीं वोट, ओवैसी ने खिलाफ वोट डाला आज अध्यक्ष के खिलाफ। ओवैसी के एमएलए क्यों अब्स्टेंट रह गए? ये सब बोलने की बात है, क्योंकि आपको आपका जो खेल है उसको जस्टिफाई करना होता है। उसके लिए कपड़े पहनाते हैं आप, हिंदुत्व के कहीं भी कपड़े पहना है, क्या पहना है। यदि कल यही दोनों एक हो जाते हैं तो यही उद्धव ठाकरे फिर सर्वमान्य हो जाएंगे। आने वाले समय में कुछ नहीं कह सकता। एकनाथ गुट और शिंदे गुट की, यदि एकनाथ गुट ने बोल दिया कि भाई बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे हम नेता मानते हैं, अब सर बस मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप साथ दीजिए, मेरा 2.5 साल निकाल दीजिए, तो अगली बार यही चुनाव में यही बीजेपी वाले वही उद्धव ठाकरे की जय जयकार करते हुए बोलेंगे। तो ये सब हमने कई बार देखा है। पीठ में खंजर घोपा तो बिहार में क्या हुआ? जनता दल यूनाइटेड आरजेडी लड़े साथ में, रात को उन्होंने सरकार बना ली यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड के साथ, तब पीठ में। ये सब राज्यों में सब्जेक्टिव होता है। वो कितना भ्रष्ट सरकार कही, भ्रष्ट पार्टी कही चौटाला जी को, लेकिन चौटाला जी के साथ आप हरियाणा में सरकार में हैं। आपने चौटाला जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, लेकिन आज साथ में है। ये आंकड़ों का खेल है, और कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति तो मैं जानता हूं, ये आज से नहीं पिछले 50 साल से नैतिकता हमारे यहाँ तिजोरी में बंद है। जब भी सत्ता में आए हैं जोड़ तोड़ से आए हैं, पकड़ के आए हैं। अलग अलग चुनाव लड़े, फिर क्यों इकट्ठा हो? जब चारों पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी जब अलग अलग चुनाव लड़े, फिर क्यों इकट्ठा हुए? और लगातार जिसको अफजल खान कहा हो, आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए वर्तमान जो गृह मंत्री है, उनके साथ फिर क्यों आप साथ में चले गए? क्या ऐसी जरूरत थी? तब बोलते कि हम सत्ता में नहीं रहेंगे। ये हमारे अमित शाह जी को अफजल खान कहते हैं, क्यों जाए इनके साथ? सत्ता में रहते हुए सामना लगातार मोदी जी को क्रिटिसाइज करता रहा,
और ये सत्ता में रहे, क्योंकि सत्ता का सुख भोगना है, आंकड़ा आपके पास नहीं था। ठीक है, तो मेरा आज मेरा आपके जो पास आंकड़ा हो गया, मेरा तो मेरा अलग हो गया। जी मैं बोईटे साहब के पास भी आ रहा हूं कि मेरा, ठीक है, ये तो आपने एक विवेचना की, लेकिन जो मेरा मुख्य सवाल था कि 5 साल पहले जब वोटर्स ने वोट दिया था तो वो मिला के दिया था बीजेपी और शिवसेना को, और फिर जो उनके अगेंस्ट में थे वो एनसीपी और कांग्रेस थी। तो वोटर कुछ तो सोचता होगा, कुछ तो समझता होगा, कुछ तो जानता होगा, या फिर सब भगवान जैसे हो गए कि नहीं भाई एक बार दे दिया तो दे दिया। उसको भी लगा कि भाई मैंने एक विचारधारा को वोट दिया, अब जबकि ये सब चीजें घालमेल में चली गई, इस बार जब वो वोट देने के लिए उतरेगा तो वो किसको वोट देगा, क्या सोचेगा वो? विपिन जी, देखिए यहाँ पे हमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में लेनी चाहिए कि भाजपा ने एक तरह से शिवसेना को भी एक नैतिक मुद्दा करके दिया था, क्योंकि उन्होंने जो 23 नवंबर 2019 को अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद ये बातें उतनी ज्यादा मायने नहीं रही कि वोटर की सोचता कौन है। दुर्भाग्य यही है हमारी राजनीति का, है हमारे पूरे सिस्टम का। क्योंकि देखिए, अब एक बात इसमें ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है सीएनबीसी आवाज पे ही पहले एक शो में मैंने बताया था कि 20 जून के बाद ही असल में उद्धव ठाकरे के भी समझ में आ गया था, उनके समझ में भी, कि सरकार की सत्ता तो गई, अब संगठन की सत्ता टिकाने की लड़ाई जारी है, जो अब तो एकदम उफान पे आएगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपने आज आभार, उस विश्वास मत के लिए आभार देते हुए जब भाषण किया, उसमें उन्होंने भी कहा कि अब मैं थोड़ा फ्री हो रहा हूं, तो अब मैं बाहर निकलूंगा। तो अब असली लड़ाई मुझे लगता है अब शुरू हो रही है। अब उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम मतदाता ही नहीं, कहीं पर भी आप पूछोगे तो शिवसेना माइनस ठाकरे, मुझे नहीं लगता कि शिवसेना को मानने वाला वोटर उस तरह से सोच पाएगा। वहां पे एक दिक्कत हो जाएगी एकनाथ शिंदे गुट के लिए। और यही वजह है कि आज भी आपने अगर पूरे दिन भर लगभग 6 घंटे की कार्यवाही चली, उसके अगर भाषण ध्यान से सुने तो न सिर्फ उन्होंने बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे, जो कि ठाणे के बड़े नेता थे शिवसेना के, उनकी तारीफों के पुल बांधे, बल्कि उद्धव ठाकरे पर और शिवसेना पर डायरेक्ट अटैक से बचते रहे। कहीं ना कहीं आगे जाकर क्या होगा या अभी कहना उचित नहीं है, और अब बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, आम मतदाता के दिल में एकनाथ शिंदे के लिए कि मैं ही शिवसेना पक्ष प्रमुख हूं, ये बिठाना काफी हद तक मुश्किल भरा है। जैसे उद्धव ठाकरे के लिए सरकार की सत्ता हाथ में रखना मुश्किल हो गया था, वैसा ही एकनाथ शिंदे के लिए हो सकता है। हालांकि उसमें भाजपा ने जो दाव खेला हुआ है कि उसपे आज अजित पवार ने जो कहा, उसकी वजह, उनके दिल की वजह होती है वो बात कहने के पीछे कि 106 विधायक वाली पार्टी 39 विधायक वाली पार्टी का सीएम क्यों बना रही है। क्योंकि देखिए, भाजपा पूरी तरह से, क्योंकि ये 20 जून का ऑपरेशन ही एक रात में तय हो गया, पिछले 2 सालों से कम इस पे काम चल रहा होगा। उस पे उन्होंने जो सोचा है कि आम लोगों के दिल में भाजपा के बारे में नफरत न पड़ने, कि हमने कोई पार्टी तोड़ी और अपना ये बना, इसलिए उन्होंने एक शिवसेना के आदमी को सीएम बना दिया, इतना बड़ा त्याग किया। अब उस पर कंट्रोल रखने के लिए देवेंद्र जी डीसीएम के रूप में, इस पूरे इसमें भाजपा कितनी ताकत एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ी करेगी, जो कि 2.5 साल में महाराष्ट्र के हिस्से में उतना नहीं आया। इस तरह का आरोप कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना लगाते रहे थे। अब वो अगर हिस्सा काफी बढ़कर आता है और काफी योजनाओं पे काफी जल्दबाजी से काम होता है तो फायदा रहेगा। हालांकि कुछ फैसले इनके खिलाफ भी जाने वाले। मुंबई मनपा का चुनाव आ रहा है, मान लेता हूं, लेकिन आरए के बारे में लिया हुआ फैसला एक बड़े वर्ग को यहाँ पे तकलीफ देने वाला साबित होगा। उस वर्ग को भाजपा और इस नए गुट के सरकार के खिलाफ खड़ा करने वाला अगर साबित होगा तो ताज्जुब नहीं होगा मुझे। कहीं ना कहीं आम लोगों की नस को टटोलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाजपा के लिए विधायक, सांसद, पार्षद, इन सबको किसी ना किसी तरह से इस ईडी उस ईडी का डर बताकर इस ईडी सरकार के पास लाने के लिए सहायक हो सकता है। कुछ विधायकों को, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 10 से ज्यादा विधायक मुझे ईडी वाले दिखाई नहीं देते इसमें। बाकी विधायक नाराज भी है, उनके अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याएं भी हो सकती है, शिवसेना की भी गलती है उसमें, जो कि अब उद्धव ठाकरे दुरुस्त करने के लिए निकले हैं। उनके ऊपर भी वो बड़ी जिम्मेदारी है। भी देखिए, जो आरोप लगे कि उनका एक्सेसिबिलिटी का जो सबसे बड़ी समस्या बताई गई
उसको दूर करने में वो कितने कामयाब होते हैं इस कम समय नहीं, वो तो आनंद दुबे साहब ने मान लिया था पिछली डिबेट में जब आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि वो मान रहे हैं और उसको रिजॉल्व भी करेंगे। ठीक है, वो तो एक बात हो गई। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा, एक बार वानखेड़े जी की राय ले लेता हूं उस पर। वानखेड़े साहब, पवार साहब का बयान आया है, शरद पवार साहब का, कि ये भविष्यवाणी कह लीजिए कर रहे हैं कि 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। अब पवार साहब एक सीजन राजनीतिक हैं, तो एक राजनीतिक बयान है या उनकी उस बात में कुछ दम भी है? क्यों कह रहे हैं ऐसा? इन्हीं शरद पवार ने 15 दिन पहले कहा था कि शिवसेना की टूट है उनका आंतरिक मामला है, लेकिन उद्धव की सरकार टिक जाएगी। उन्होंने जिस विश्वास के साथ कहा था उद्धव की सरकार टिक जाएगी, उसी बलबूते पे और उसी विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि ये सरकार टूट जाएगी। अब वर्तमान में वो विपक्ष में है। विपक्ष का नेता कतई नहीं कहेगा कि ये सरकार 2.5 साल टूट पर रहेगी, तो वो लगातार 2.5 साल तक यही कहते रहेंगे टूट जाएगी टूट जाएगी। जैसे 2.5 साल से देवेंद्र फडणवीस रोज कहते थे कि ये सरकार अगले वीक गिर जाएगी, अल्टीमेटली 2.5 साल बाद गिरी। तो 2.5 साल बाद तो हमारे यहाँ इलेक्शन ही है, तो ये ऐसा ही बोलते रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार टूटने के कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जो लोग हैं उनको मालूम है मंत्री पद सबको नहीं मिलते। हाँ, मैंने फिर कहा कि एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता हैं जिनके आउटगोइंग भी है, इनकमिंग के साथ साथ, बाकी किसी के साथ नहीं होता। तो वो सबकी केयर करेंगे। जो 50 विधायक है वो इरिट फिल करेंगे, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएंगे, उनके ठेकेदारों को काम मिलेंगे, उनका काम हो जाएगा, तो वो नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे। और जाएंगे कहाँ, क्योंकि अभी उस गुट को मान्यता मिल गई है। यदि उनको जाना है तो उसमें से भी 2/3 लेके जाना होगा। अब डिफेक्शन उस पर भी लगेगा ना, तो 40 में से 2/3 कैसे टूटेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मंत्री भी बनेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई टूटने वाली है। हाँ, बीजेपी को सरकार गिरानी हो तो गिरा सकती है, लेकिन बीजेपी अभी गिराएगी क्यों? क्योंकि बीजेपी डिस्टेबल करने का ये पाप अपने सर पे नहीं लेगी। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के ये सरकार 2.5 साल चलेगी, और शरद पवार जी, कांग्रेस वाले और शिवसेना वाले इसको हर वीक में गिरते हुए बताएंगे, और ये हम लगातार सुनते जाएंगे। ठीक है, पांडे जी कोई कमेंट? इसमें कोई स्ट्रैटेजी दिखती नहीं। शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, वो अपने कैडर को मोबिलाइज कर रहे हैं कि भाई तुम तैयारी करो। हर पार्टी करती है, और मैं अशोक जी की बात से इस बात से सहमत हूं कि इस सरकार में अभी जो है ना स्टेबिलिटी फैक्टर जो है, 2.5 साल आराम से सरकार चलेगी, ये डेवलपमेंट के लिए काम होगी। और जो मुझे कहीं दिखता नहीं है, मैं जो जितनी मेरी समझ है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, अब अगला चुनाव साथ में लड़ेंगे। हाँ, ये जो उन्होंने कहा कि कल को भाई शिवसेना का ये आंतरिक मामला है, कल को दोनों शिवसेना एक यूनिट बन जाए, तो इसमें आज जो सरकार है उसको मैं शिवसेना भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार कहूंगा, क्योंकि 106 और 40 जो बड़ा जो ब्लॉक है इस पूरे सरकार में, तो 40 और 106 146 तो यही है, और जो लोग हैं 2-3 और छोटी पार्टियां हैं प्लस इंडिपेंडेंट्स हैं। जी। तो अच्छा, एक सवाल मैं बीच में रोक रहा हूं पांडे जी, एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा और दुबे साहब से भी पूछूंगा कि देखिए राजनीति है, इतना तो है कि आप दोनों ही, अब ठीक है कि वो भी चले गए 2-2.5 साल के लिए उधर, और कभी कुछ और चीजें वो आपको गिना रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही पार्टियां हैं तो एक ही विचारधारा की पार्टी, हिंदुत्व की भी बात करती हैं, उसका झंडा लेके चलती हैं। क्या आगे कभी भविष्य में ऐसा होगा कि दोनों की फिर दोस्ती हो जाएगी, या परमानेंट कट्टी हो गई है? विपिन जी, झगड़ा है कहाँ, हमारा तो शिवसेना से अलायंस है, हम तो शिवसेना के साथ सरकार में हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? इनके आंतरिक, सुने मेरी बात, जी। आंतरिक जो विषय है ना, उस पर हम कैसे बात कर सकते हैं? उस पर तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी हैं, पत्रकार साहब हैं, वो बात वानखेड़े साहब हैं, तुलसीदास जी, वो बात कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ दुबे साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ। आज के डेट में ये सरकार भाजपा शिवसेना की सरकार है, जो चुनाव में जितने, सुनिए, 136 लोग जो है, 146 लोग, ये लोग साथ में चुनाव लड़े थे। इसको आप विपिन जी समझने की कोशिश करिए। जी। हम जो आज 146 लोग बीजेपी और शिवसेना के जो विधायक हैं, हमने साथ में जनता से वोट मांगा था सरकार चलाने के लिए। और इस सरकार की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि हमारा सैंक्शन गवर्नमेंट जनता का मिला हुआ है। ये जो बीच में 2.5 साल का जो इन्होंने बेमेल गठबंधन किया, जनता ने उसके लिए आशीर्वाद नहीं दिया था। अब चाहे आप जितना घुमा लीजिए, नहीं तो अगर जैसे जो अभी बात कर रहे थे कि दोनों फिर मिल जाए, शिंदे और उद्धव साहब, और फिर वो साथ में, बताइए विपिन जी, आज बताइए, आज शिंदे जी और उद्धव जी कल को मिलते हैं,
ये शिवसेना का आंतरिक मसला है। मान लीजिए कल को वो वानखेड़े जी ठीक है, तो आपको एक्सेप्टेबल होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिए, हाँ। कल को वानखेड़े जी को अपनी पार्टी में ले लेती है शिवसेना, जी। तो हम क्या करेंगे भाई? हमारा अलायंस हो जाएगा वानखेड़े जी से। ठीक है, वो तो शिवसेना तय करेगी ना सर। ठीक है, क्लियर कर दिया आपने। दुबे साहब एक मिनट, हाँ एक मिनट दुबे जी, एक मिनट जी, विपिन जी, हाँ बोलिए। एक सेकंड सिर्फ, बोल लीजिए सर। एक मिनट। हाँ बोलिए वानखेड़े साहब। नहीं, अभी उदाहरण के तौर पे किसी ने कहा कि अशोक वानखेड़े जी को हमारे साथ ले जाएंगे। मैं आज चैनल पे बाकायदा बोलता हूं, महाराष्ट्र के 3 पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे लोकसभा के लिए बोला था। मैंने साष्टांग दंडवत करके बोला कि मैं अभी पत्रकारिता में हूं, एक बहुत अच्छे नोबल प्रोफेशन में हूं। मैं नाले में गिरना नहीं चाहता, गटर में गिरना नहीं चाहता। उदाहरण चलिए, बढ़िया, आपने क्लियर कर दिया। आपने क्लियर कर दिया जी, ठीक है। दुबे साहब देखिए, ऐसा है कि विपिन जी, ऐसा है कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में संभावनाओं का खेल होता है। बिल्कुल, संभावनाएं कभी मरती नहीं है। ठीक है, आज बहुत बड़े शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी मित्र नहीं बन सकते। कुछ नेता, कुछ नेतृत्व यदि बदल जाता है तो समय भी बदल जाता है। आज इनके नेतृत्व को स्टेट इकाई पे कोई और चला रहा है, केंद्रीय इकाई पर कोई और चला रहा है। हो सकता है वो कठोर दिल के हों। यदि भविष्य में कोई नरम दिल का भी नेता आता है जो सबको साथ लेकर चलना चाहता हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि गैर भी अपने हो जाते हैं। तो ये सारी बातें तो हैं। क्या मानूं, इसका मतलब क्या निकालूं दुबे साहब कि एक दिन आप फिर इकट्ठे होके दोनों एक ही शिवसेना वापस बीजेपी के साथ चली जाएगी? देखिए, ऐसा है कि हमारी शिवसेना जो है वो किसके साथ जाएगी पता नहीं, बट अभी जो शिवसेना बीजेपी के साथ है, जो तथाकथित शिवसेना है, अब वो जब तक उनके साथ है तो हमारी उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब चूंकि समय समाप्त हो गया ऑलमोस्ट, इस पे फिर और किसी दिन लंबी चर्चा कर लेंगे। आशुतोष जी, एक क्विक रिएक्शन, फाइनली डिसाइड कहां होगा कि कौन सी शिवसेना असली शिवसेना है? क्या वो इलेक्शन कमीशन करेगा, और करेगा तो क्या उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती? सुप्रीम कोर्ट में मामला तय होगा, कहां से फाइनल होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो पावर है, जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल 324 हो या जो है सिंबल्स कोड हो, सिंबल्स ऑर्डर हो 1968 का, ये सारे कानून हैं जो कि पावर देते हैं इलेक्शन कमीशन को कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में 2 गुटों के बीच अगर डिस्प्यूट है तो वो सिंबल किसको जाएगा और नहीं जाएगा, ये जो है वो बिल्कुल तय कर सकता है इलेक्शन कमीशन। हालांकि अगर लगता है किसी को, कोई एग्रीव्ड पार्टी को उसके डिसीजन के बाद कि ये डिसीजन बिल्कुल गलत है या बिल्कुल अनलॉफुल है और जस्टिफाइड नहीं है, तो एग्रीव्ड पार्टी जो है उस इशू को लेकर के बिल्कुल कोर्ट में जा सकती है। ठीक है, कोर्ट तय करेगा कि उसमें उसको इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, गौड़िया आंसर सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास अपने पावर्स है, वो डिसाइड कर देगा, और फिर भी अगर किसी को बात मानने नहीं हो तो वो मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, वहां से डिसीजन आएगा, या जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको सबको मानना होगा। चलिए, समय हो गया समाप्त, और ये तो ठीक है, थोड़ा समय पे छोड़ देते 11 जुलाई को क्या होने जा रहा है। थोड़ा बातचीत में जरूर लगा कि थोड़ी नाराजगी एक दूसरे से, देखिए राजनीति में सही कहते हैं अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन आज तो यह है कि भाई एक शिवसेना का एक गुट अलग है, दूसरा अलग है, एक सरकार बन चुकी है, ये महाराष्ट्र की वस्तुस्थिति है। आगे कैसे ये परिस्थितियां बदलेंगी, क्या कभी वापस दोस्ती होगी बीजेपी शिवसेना उस स्वरूप में जिसकी हमने अभी बात की, या फिर ये ऐसी ही चलेगी और फिर एक लड़ाई देखने को मिलेगी, असली शिवसेना या ये गुट कौन सा, वो गुट कौन सा? शायद ये थोड़ी चीजें थोड़े समय के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे, पड़ाव पे खड़ी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। अरे इतने सारे अग्रवाल मूवर्स। डैड, आपको कुछ नहीं पता, असली अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड तो ये है। याद रहे, टोपी वाला चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। सर, मैंने खरीदा 303 में, 1000 इक्विटी है सर मेरे पास। निकलना चाहिए और नीचे में उसको वापस 180-90 के आसपास लेने की कोशिश करनी चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें,
होल्ड करें या बेच दें। जो स्ट्रक्चर है बाई मोड पर है, हम अपसाइड मुझे 490 की जोन से वहां तक नजर आते हैं। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप ट्रेडर हैं तो कृपा करके स्टॉप लॉस लगाएं। हम लोग रोज दिन भर यही बात सिखाते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply। प्रायोजक हैं सिस्का LED Light Years Ahead और LIC हर पल आपके साथ। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। पिछले 2-3 महीनों में वो क्या प्रोवोकेशन है कि अचानक से इतनी ज्यादा टारगेट किलिंग होने लगी। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है एजेंसियों का या मामले में गंभीरता है और उसकी जांच